अंधेरी अमावस्या की रात थी। इतना अंधेरा फिर भी नहीं था जितना इंजम के दिल में था। वह अरुणाचल प्रदेश की पहाड़न थी। उसने प्रकाश प्रदूषण से दूर वादियों में ऐसी रातें ही देखी थी। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से बच गए थे जहां विद्युतीकरण करना संभव नहीं हो पाया था। वामपंथी संघर्ष का मुख्य गढ़ था इंजम के गांव का इलाका। वहां अब तक अंधेरा था। वह 12 साल की थी जब उसके सगे चाचा ने उसे मानव तस्करों को मात्र 1000 रुपये में बेच दिया था। भाग्यवश उस समय दिल्ली की मध्यवर्गीय परिवारों में घरेलू नौकरों की मांग बढ़ गई थी, इसलिए इंजम का उसकी सहेली जैसा हाल न हुआ। इंजम की सहेली सुंगमी को तस्करों ने वेश्यावृत्ति के दलालों को बेच दिया था। ट्रक जब उस रात को एक पुलिस चेकपोस्ट पर रुकी थी और तस्करों ने 10-10 के समूह में उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रक से उतार कर भगा दिया था, तो सुंगमी और इंजम अलग अलग भागे थे। उस रात इंजम ने आखिरी बार किसी अपने जैसी पहाड़ी को आखिरी बार देखा था। दिल्ली के बीचों बीच एक सरकारी अफसर के यहाँ उसे घरेलू नौकर कहें या गुलाम रखा गया था। दिन भर टूट कर काम खत्म करके इंजम रात को छत पर अकेले चांद को निहारती, अपने माँ बाप भाइयों बहनों को याद करती। एक बार जब वह नई उनके घर आई थी और रात के करीब 2 बज रहे थे, वह सबके सो जाने का इंतज़ार करती रही थी। धीरे से उसने अपने साहब के लैंडलाइन से अपनी माँ को फ़ोन लगाया था। उधर से सिर्फ हेलो की आवाज़ आई थी कि झंझनाटा थप्पड़ उसके गालों पर उसकी मेम साहब ने रसीद किया था। कान में कुछ देर तक टूं की आवाज़ आती रही थी। वह अपनी मेम को देख रही थी। वह गुस्से में उसे कुछ कह रही थी, पर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर पेट पर एक और मुक्का पड़ा और उसे सुनाई दिया। समझ में आया क्या कह रही हूँ? फ़ोन के पास भी आज के बाद तुझे देखा तो पीठ काट दूंगी तेरी कुतिया। इंजम को आज भी पछतावा है। उसने कितनी बार छोटे से कागज़ पर लिखे अपनी माँ के फ़ोन नंबर को याद करने की कोशिश की थी, पर जब उस दिन उसकी मेम ने वह टुकड़ा फाड़ कर फेंका था तो सारे नंबर अलग अलग हो गए थे। इंजम ने टुकड़े संभाल के तो रखे थे, पर 9 के पहले 3 आएगा या 2 से पहले 4, यह भी याद ना था। उसे अपने ऊपर कितना गुस्सा आता था। थोड़ी और मेहनत से याद करती तो याद हो जाता। कितनी इच्छा होती थी माँ की आवाज़ सुनने की। इंजम आज 12 सालों बाद भी दिल्ली के तिकड़म समझ नहीं पाई थी। क्या स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग, उसे पल्ले नहीं पड़ता था। पहले जब वह रमेश यानी अपने साहब को कहती, साहब तेरा खाना ठंडा हो रहा है चल के खा ले, तो उसकी बीवी यानी मेम साहब को अपने सरकारी बाबू का यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं कितने थप्पड़ खाने के बाद इंजम आपका खाना साहब जी जैसे शब्द सही से बोल पाई थी। जब उसकी बीबी इंजम को किसी छोटी सी गलती के लिए भी लात घूंसे बरसाती तो रमेश उसे मना करता। उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बीवी से बचा बालकनी में ले जाता, कहता तुम्हारी मेम गुस्से वाली हैं, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, और शाम को उसके लिए चॉकलेट ले आता। इंजम से इतने सालों में सिर्फ रमेश से ही सहानुभूति के शब्द सुनने को मिले थे। उसकी बीवी तो सीधे मुंह उससे बात भी नहीं करती थी। साली, कुतिया और ना जाने कितनी गालियाँ, जिनका मतलब इंजम धीरे धीरे ही जान पाई थी। जब रमेश ऑफिस चला जाता, इंजम बेसहारा हो जाती। जब 6 बजे दरवाजे की घंटी बजती तो इंजम पहाड़ी धुनें गाते गाते तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ती थी। रमेश की हर मांग बिना कहे पूरी कर दी जाती थी। वह रमेश के काम काज बड़े मन से करती, पर उसकी बीवी से मार खाने पर भी वह उसके काम आधे अधूरे बिना मन के करती और फिर मार खाती, और उसके पास जितना प्यार बच गया था वह रमेश पर खर्च करती, बजाय अपनी जल्लाद मेम साहब के। इन वर्षों में इंजम को पता नहीं कितनी बार बेतहाशा मार पड़ी थी। एक बार तो उसकी कलाई पर मेम ने मसाले के कूटने के डंडे से मारा और शाम तक वह दर्द से तड़पती रही थी। जब रमेश घर आया, उसे अस्पताल ले गया, प्लास्टर बंधा। उस रात रमेश ने खाना नहीं खाया।
एक हफ्ते अपनी बीवी से बात नहीं की। हालांकि वह अपनी बीवी को एक हद से ज़्यादा नहीं बोलता था। इंजम को लगता था वह अपनी बीवी से डरता है। रमेश पता नहीं किस कारणवश इंजम पर हो रहे अत्याचार पर बाद में अपनी बातों से मरहम जरूर लगाता था, पर सख्ती करके वह इंजम को लात घूंसों से बचा नहीं पाया था। जाने वह इतना कमज़ोर क्यों था। इंजम पहाड़ों से थी। उसके खानदान के मर्द तो औरतों को इतना दबा कर रखते हैं कि मजाल है, तो फिर रमेश का व्यक्तित्व इतना कमज़ोर क्यों है, वह सोचती थी, मगर अपने लिए नहीं बल्कि रमेश की खातिर। कभी कभी तो उसकी बीवी नीलम रमेश को खूब लताड़ती थी। दोनों मजबूर थे। जब रमेश को डांट पड़ती तो इंजम को बुरा लगता, जब इंजम को मार पड़ती तो रमेश को। करते करते साल बीतते गए। उस दिन इंजम का 21वां जन्मदिन था। वह कमरे में सिसक सिसक कर रो रही थी। रमेश उस दिन ऑफिस से आर या पार के मूड में आया था। उसने इंजम के पिता को अरुणाचल में संपर्क किया था। वह सालों से उसके परिवार का पता लगा रहा था। किसी कनेक्शन से आज उसके घर का पता चला। उसके पिता का नंबर मिला। जब रमेश ने इंजम की बात की तो पिता फपक कर रो पड़ा था। उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी कि फिर वह इंजम को जिंदा देख सकेंगे। रमेश ने पूछा, वहाँ हालात कैसे हैं? उसके पिता ने बताया, जब अब यहाँ बहुत शांति है। बताया कैसे इंजम का भाई पुलिस में बड़ा अफसर बन गया था। उसके परिवार के हालात अब ठीक थे। रमेश दिल्ली से जीरो वैली अरुणाचल की 2 टिकट ले आया था। रात को जब उसने इंजम को बताया था कि वह उसे अरुणाचल लेकर जाएगा तो उसे विश्वास नहीं हुआ था। सुबह सुबह जब इंजम और रमेश एयरपोर्ट के लिए निकले थे, उसकी बीवी ने घर सर पर उठा लिया। उसका मुफ्त का गुलाम आज़ाद हो रहा था। उसने कोई कसर न छोड़ी। दरवाजे पर दोनों हाथ बांध खड़ी हो गई। रमेश के पैर पीछे से पकड़ लिया। रमेश ने मोबाइल निकाला। बोला, मैं पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ। पूरी कहानी डिटेल के साथ बताऊंगा, तुम जेल जाओगी। यह सुनते ही नीलम ने छोड़ दिया। बोली, जा मर साली इंजम। जीरो वैली एयरपोर्ट पर इंजम का पूरा परिवार इकट्ठा था। इंजम ने अपनी पर्स से एक धागा निकाला, रमेश की कलाई पर बांधा। बोली, यह पहाड़ी रस्म है। अब तुम हमारा दोस्त है, जीवन भर के लिए। उसकी आंखें खुशी और गम दोनों से आच्छादित थी। वह रमेश को थोड़ी देर गले लगा रोती रही और फिर अपने परिवार से उसे मिलाया। सबने उसे धन्यवाद दिया। उसे घर ले गए। मेहमान नवाजी हुई और जीरो वैली की वादियाँ घुमाई गई। रमेश भरे मन से वापस लौटा दिल्ली। वह हर साल इंजम से मिलने जाता। दोनों का टूट दिल का रिश्ता बन गया था। उसने एक बुलबुल आज़ाद करा दी थी। बुलबुल वादियों में अच्छी लगती हैं, पिंजड़ों में नहीं, और बुलबुल आज़ाद हो गई।